हेलो एंड वेलकम टू दर्शन आईएएस। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, तो फिनोमिनोलॉजी जो है वो क्या है इसको हम समझेंगे इस क्लास में। और ये जो क्लास है ये हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है फिलोसफी तब भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। और इसके अलावा अगर आपके पास एमए में बीए में फिलोसफी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप बीएड या फिर एमएड करते हैं तो आपके पास फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन होते ही हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए काफी मायनों में उपयोगी साबित हो सकती है अगर आप इस क्लास को देखते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिनोमिनोलॉजी। और फिनोमिनोलॉजी के जो जनक हैं, जो फिनोमिनोलॉजी के जनक हैं वो हैं एडमंड गुस्ताव एल्बर्ट हजरल। ठीक है, तो ये जो हजरल हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनकी जो फिलोसफी है फिनोमिनोलॉजी को, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनको फाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यूपीएससी के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं कि इनका मेथड क्या है। इनका जो मेथड है इसको हम फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और उनकी फिलोसफी को फिनोमिनोलॉजिज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं थियरी ऑफ एसेंसेस कि एसेंस की थियरी क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे अवॉइडेशन ऑफ साइकोलॉजिज्म। साइकोलॉजिज्म का अवॉइडेशन क्या है, किस तरीके से साइकोलॉजिज्म को अवॉइड करने की बात करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये दो तीन टॉपिक्स हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहिए क्योंकि क्लास के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए। तो ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको फिलोसफी ऑप्शनल के लिए नोट्स चाहिए तो आप मेरी जो वेबसाइट है www.darshanies.com उस पे जाके आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। उसको प्रिंट कर लीजिए, आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए। और जो भी आपको डाउट होते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। मेरी सर्विसेज आपके लिए 24/7 ओपन है। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं तुरंत आपके जो क्वेरी होगा उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दर्शन आईएएस को, ताकि जो आने वाले नेक्स्ट सेशंस होंगे यूट्यूब पे तो उनका आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा और कोई भी जो टॉपिक है उसका क्लास आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फिनोमिनलिज्म क्या है। ठीक है, फिनोमिनलिज्म क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इनका जो मेथड है फिनोमिनोलॉजी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिनोमिनलिज्म इज अ व्यू दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट जस्टिफिएबली बी सेड टू एग्जिस्ट इन देमसेल्व्स बट ओनली एज परसेप्चुअल फिनोमिना और सेंसरी स्टिमुलाई, रेडनेस फॉर एग्जाम्पल, रेडनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, स्वीटनेस एक्सेट्रा। अब जो फिनोमिनलिज्म है वो ये कहता है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करते, वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करते बट ओनली ए परसेप्चुअल फिनोमिना। लेकिन वो जैसे हैं, वो जैसे हमें परसीव होते हैं वो क्या है, वो सिर्फ फिनोमिना है। फिनोमिना का मतलब ये होता है कि जैसी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो चीजें वैसी हैं, अपने आप में वो कुछ भी नहीं है। अपने आप में वो कुछ भी नहीं है, जो चीजें हमें जैसी दिखाई देती हैं वो वैसी ही हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने कौन से कलर का ब्लेजर पहना हुआ है, तो ये ब्लेजर तो अपने आप में नहीं बोलेगा कि मैं ब्राउन कलर का हूं, ब्लैक कलर का हूं, व्हाइट कलर का हूं। ठीक है, हम ही इसको बोलेंगे कि ये ब्राउन कलर का है। अगर हम इसको ये बोलेंगे कि ये ब्राउन कलर का है तो हमारे लिए ये कैसा है, हमारे लिए ब्राउन कलर का है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिनोमिनोलॉजी। और ये जो ब्लेजर का जो कलर है वो क्या है, वो अपने आप में फिनोमिना है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो फिनोमिना है। और उस फिनोमिना को हमने जैसे परसीव किया है हमारे लिए वो वैसा ही है। ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज में हमें रेडनेस दिखाई देती है तो हम उसको रेड बोलते हैं, हमें हार्डनेस दिखाई देती है हम उसको हार्ड बोलते हैं, सॉफ्टनेस दिखाई देती है सॉफ्ट बोलते हैं, स्वीटनेस दिखाई देती है तो हम उसको स्वीट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो रेडनेस है वो अपने आप में नहीं बोलती कि मैं रेड हूं, हार्डनेस अपने आप में नहीं बोलता कि मैं हार्ड हूं, सॉफ्टनेस नहीं कहता मैं सॉफ्ट हूं, स्वीटनेस नहीं कहता मैं स्वीट हूं। ये सारी जो चीजें हैं इनको हम एज अ फिनोमिना परसीव करते हैं और अपने परसेप्शन के बेस पे, परसेप्चुअल फिनोमिना है, यानी कि जैसा हम इसको परसीव करते हैं हम उसको वैसा ही समझ लेते हैं। दिस इज कॉल्ड फिनोमिनोलॉजिज्म। क्लियर, सिचुएटेड इन टाइम एंड स्पेस, जो कि अपने आप में कहां होता है, टाइम में होता है और स्पेस में होता है। यानी कि कोई भी फिजिकल चीज, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट
अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी टाइम, स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक स्पेस में वो एग्जिस्ट करता है। किसके रूप में? परसेप्चुअल फिनोमिना के रूप में, यानी कि हम उसको जिस तरीके से परसीव करते हैं वो हमारे लिए वैसा ही होता है। इन पर्टिकुलर सम फॉर्म्स ऑफ फिनोमिनलिज्म रिड्यूस टॉक अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड टू टॉक अबाउट बंडल्स ऑफ सेंस डेटा। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब क्या है? वो बंडल्स ऑफ सेंस डेटा है, यानी कि हमने सेंस डेटा से अपने कुछ बंडल्स बनाए हैं, ठीक है, जिसकी बात करता है ह्यूम अपनी एम्पिरिसिज्म में, ठीक है, बंडल थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो वही चीज फिनोमिनलिज्म में आती है कि हम जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं, जो भी हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, एम्पिरिकल वर्ल्ड में देखते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो क्या है? वो हमारे सेंसेस हैं, बंडल ऑफ सेंस डेटा है, ठीक है। बंडल ऑफ सेंस डेटा का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप बात करते हैं किसकी, एक बॉल की बात करते हैं, यानी कि एक गेंद की बात करते हैं, तो वो कैसी होती है? गोल होती है, सॉफ्ट होती है, बाउंसी होती है, उसमें कुछ कलर होता है और उसका कुछ मटेरियल जैसे कि रबर होता है, ठीक है। तो वो क्या है? तो उन सब चीजों को मिलके वो क्या बनती है? बॉल बनती है। अब उसमें बंडल ऑफ सेंस डेटा है, हर बॉल में एक बंडल ऑफ सेंस डेटा है। अब उसमें बंडल ऑफ सेंस डेटा कैसे होगा? ठीक है, कई सारी जो सेंस डेटा है उनका बंडल होगा, यानी कि कई सारे ऐसे उसमें सेंसरी स्टिमुलाई होंगे जिसको मिला के क्या बनेगा? हमारा बंडल बनेगा। कैसे? अब जैसे कि मान लो एक बॉल है, अब बॉल में क्या होगी? बाउंसीनेस होगी, पहला सेंस डेटा। दूसरा, उसका कुछ कलर होगा, दूसरा सेंस डेटा। तीसरा, उसकी कुछ शेप होगी, शेप क्या होगी? राउंडनेस, वो उसका सेंस डेटा। उसमें रेडनेस होगी या ब्लूनेस, जो भी होगा वो उसका सेंस डेटा, ठीक है। वो बाउंसी होगी, उसकी बाउंसीनेस जो है वो भी एक सेंस डेटा है, ठीक है। वो रबर की होगी, रबर का होना भी उसका एक सेंस डेटा है। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है? बंडल बनाती हैं, बंडल बनाती हैं, यानी कि कई सारी चीजें मिलके एक बंडल बनाती हैं, कई सारे सेंस डेटा मिलके एक बंडल बनाते हैं, जो कि हमें क्या देते हैं? जो कि हमें परसेप्चुअल फिनोमिना देते हैं, जिसकी वजह से हम बॉल को बॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर बॉल राउंड नहीं होगी तो वो बाउंस नहीं करेगी, तो हम उसको बॉल तो बोलेंगे ही नहीं। क्लियर है ना? तो ये सारे जो सेंस डेटा होता है, इन सब चीजों का जब हमें बंडल मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परसेप्चुअल फिनोमिना, क्योंकि उसी के बेस पे हम उसको परसीव कर पाते हैं कि ये चीज कैसी है। फिनोमिना इसलिए क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड में रहती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। दिस थ्योरी इज एसोसिएटेड विद सम एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर्स लाइक बर्कले, ह्यूम, कांट एक्सेट्रा। और ये जो थ्योरी है ये कुछ एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर्स हैं उनसे क्या करती है? एसोसिएट करती है, उनसे जुड़ी हुई है, जैसे कि बर्कले, ह्यूम, कांट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। समटाइम्स कांट्स फिलोसफी इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज फिनोमिनलिज्म। अब जो कांट की फिलोसफी है उसको फिनोमिनलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि वो नॉमिना में विश्वास नहीं करता, वो फिनोमिना में विश्वास करता है। फिनोमिना का मतलब है जो आपको फिनोमिनल वर्ल्ड है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड है, जो आपको सेंस डेटा देता है, जिससे कि आप चीजों को परसीव करते हैं। तो इसलिए कांट की फिलोसफी को हम फिनोमिनलिज्म भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको कांट के लेक्चर में समझाया था, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम वी कैन नो ओनली फिनोमिनम, ठीक है। अब जैसा कि कांट कहता है कि हम सिर्फ फिनोमिनन को जान सकते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए हमारे पास सेंस डेटा है। नॉमिना को हम नहीं जान सकते, क्योंकि नॉमिना जो है वो सेंस डेटा से नहीं समझा सकता, और जो नॉमिना है वो अननोएबल है। और नॉमिना में क्या क्या चीजें आती हैं? वर्ल्ड, सेल्फ, गॉड, इन सब चीजों को हम फेथ के बेस पे जानते हैं, ऐसा कांट कहता है, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं। हेयर फिनोमिनन मींस अपीयरेंस ओनली। अब यहाँ पे फिनोमिनन का मतलब है सिर्फ अपीयरेंस, यानी कि चीजें जैसी हमारे सामने अपीयर होती हैं, हमारे लिए वो चीजें वैसी ही हैं, चीजें अपने आप में कुछ भी नहीं होती। क्लियर है? The type of theory which means that all objects of knowledge are either collection of sense experience or can be reduced to or translated into statements about sense experience, ठीक है। यानी कि ये ऐसी थियरी है जो ये कहती है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना, नॉलेज की जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीजें हैं जिनसे हमें नॉलेज मिलती है, वो अपने आप में क्या है? या तो वो कलेक्शन ऑफ सेंस एक्सपीरियंस है, या तो वो कलेक्शन ऑफ सेंस एक्सपीरियंस है, या फिर उनको हम सेंस एक्सपीरियंस के स्टेटमेंट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज है उसको अगर मैं सेंस एक्सपीरियंस के स्टेटमेंट में ट्रांसलेट कर सकता हूं तो वो फिनोमिना है, नहीं तो वो फिनोमिना नहीं है, ठीक है। फिनोमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ थिंग्स एज दे अपीयर। फिनोमिना यानी कि फिनोमिनोलॉजी है, ये किसका मेथड है? फिनोमिनलिज्म का जो मेथड है हजरल ने दिया है, उसको हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। और फिनोमिनोलॉजी जो क्या है? ऐसा मेथड है जो स्टडी करता है किसकी? फिनोमिना की। फिनोमिना का मतलब होता है जो चीज जैसी अपीयर होती है उसको वैसे ही समझना।
फिनोमिना कहलाता है। दिस इज कॉल्ड फिनोमिनोलॉजी, दिस मेथड इज कॉल्ड फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, द सेंट्रल टास्क ऑफ फिनोमिनोलॉजी इज टू प्रोवाइड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेज थिंग्स अपीयर। यानी कि जो सेंट्रल टास्क होता है फिनोमिनोलॉजी का, वो क्या होता है कि चीजें जैसी अपीयर होती हैं, चीजें जैसी दिखाई देती हैं, उसको वैसे ही समझना और वैसे ही उसको प्रेजेंट करना। इट इज रिगार्डेड एज रिगोरस एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसको रिगोरस और डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? अब इस वाली स्लाइड में हम समझे कि क्या फिनोमिनोलॉजिज्म है, और फिनोमिनोलॉजिज्म का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अवॉइडेंस ऑफ नेचुरलिज्म एंड साइकोलॉजिज्म। अब नेचुरलिज्म और साइकोलॉजिज्म को किस तरीके से अवॉइड करता है हजरल अपने मेथड में, कौन सा मेथड है इसका? फिनोमिनोलॉजी। उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसको क्यों जरूरत है इसकी, इसको भी हम देखेंगे। Husserl says that our consciousness and our knowledge is generally polluted by many external and internal pollutants। ठीक है, अब जो हजरल है वो ये कहता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है और हमारी जो नॉलेज है, यानी कि हमारी चेतना और हमारा ज्ञान, दोनों ही जनरली पॉल्यूट कर दिए जाते हैं। यानी कि उनमें क्या प्रदूषण फैला दिया जाता है, किससे? कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल पॉल्यूटेंट से। कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं, एक्सटर्नल बाहर प्रदूषक होते हैं, कुछ इंटरनल अंदर के प्रदूषक होते हैं, जिनसे हमारी जो चेतना और हमारा ज्ञान है दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। External pollutants are basically our naturalistic beliefs. For example, our belief that there is an actual physical world, that there are many individuals like myself, and the internal pollutants are being explained from psychological viewpoints. ठीक है, अब जो आपके external pollutants होते हैं वो बाहर जगत के बारे में होते हैं कि दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्या है? ये external pollutants हैं। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जितने भी पॉल्यूटेंट्स आते हैं वो सारे एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट्स हैं। और इंटरनल वर्ल्ड के इंटरनल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपके माइंड में रहते हैं। आपके मन के जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि आपके मन को प्रभावित करते हैं, उनको हम साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स या फिर साइकोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। So Husserl says that if we want to find objective knowledge, we must get rid of consciousness of all this naturalistic and psychological attitudes। यानी कि हजरल जो है वो ये कहता है कि अगर हमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए जो सभी के लिए एक जैसी होती है, जिसमें सब्जेक्टिविटी काम नहीं करती कि मेरे हिसाब से कुछ और है, आपके हिसाब से कुछ और है, तीसरे के हिसाब से कुछ और है। ठीक है, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि सभी के लिए एक जैसी, यानी कि यूनिवर्सैलिटी उसमें होनी चाहिए। वी मस्ट गेट रिड ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल नेचुरलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी कॉन्शियसनेस से छुटकारा पाना पड़ेगा जो कि नेचुरलिस्टिक और साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स हैं। ठीक है, जो कि अपने आप में नेचुरलिस्टिक और साइकोलॉजिकल हैं। नेचुरलिस्टिक का मतलब यह है कि बाहर जगत से जो प्रभावित हो जाए, और साइकोलॉजिकल का मतलब यह है कि आपकी मानसिक अवस्था से जो प्रभावित हो जाए। ऐसे एटीट्यूड से हमें बचना चाहिए जब हम किसी भी चीज को समझते हैं या देखते हैं या फिर उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं। तभी वो नॉलेज जो है वो यूनिवर्सल होगी। ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठता उसमें पाई जाएगी। इट इज नोन एज हुसरल्स अवॉइडेंस ऑफ नेचुरलिज्म एंड साइकोलॉजिज्म। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फिलोसोफर है इसका नाम है हुसरल। अब अमेरिकन और ब्रिटिश में थोड़ा थोड़ा जो एक्सेंट है उसमें डिफरेंस होता है, तो कहीं इसको हुसरल बोलते हैं, कहीं इसको हजरल बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कुछ भी बोल सकते हो, हजरल भी बोल सकते हो और हुसरल भी बोल सकते हो। ठीक है, इट इज नोन एंड हजरल्स अवॉइडेंस ऑफ नेचुरलिज्म एंड साइकोलॉजिज्म। और इसी थियरी को हम हजरल के नेचुरलिज्म और साइकोलॉजिज्म का अवॉइडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहता है जब हमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा किसको? नेचुरलिज्म को, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड को, बाहर जगत को, और साइकोलॉजिज्म यानी कि हमारे अपनी मानसिक अवस्थाओं को। क्लियर? नेक्स्ट, फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन मेथड। अब इनका जो मेथड है वो क्या है? मेथड क्या था? फिनोमिनोलॉजी था। अब फिनोमिनोलॉजी में क्या क्या आता है इसको एक बार हम देखते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज की ऑब्जेक्टिव नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमें क्या क्या मेथड अपनाना पड़ेगा और हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, इट इज अ टेक्निक बाय विच प्री सपोजिशंस आर क्लियर। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्री सपोजिशंस को क्लियर करते हैं, यानी कि हमारे माइंड में जितनी भी पहले की बातें हैं, ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट नॉलेज को अफेक्ट कर सकती हैं, उन सभी को हम क्लियर करते हैं। एंड परसेप्ट्स आर प्यूरिफाइड एज
दे एंटर आवर कॉन्शियसनेस। और जो परसेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्यूरिफाई हो जाते हैं जब वो हमारे कॉन्शियसनेस में जाते हैं। और प्यूरिफाई तभी होंगे जब हम सभी प्रकार के प्री सपोजिशंस, यानी कि हमारे माइंड में जितनी भी पहले की प्रीवियस नॉलेज है या फिर पहले की जो भी अवधारणाएं हैं चीजों के बारे में, उनको अगर हम निकाल देंगे तभी हम नई चीज को नए तरीके से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी व्यक्ति से मिलते हो, नया व्यक्ति है, आप उसको नहीं जानते, ठीक है, तो आप उसको वैसे ही समझोगे जैसा वो आपको दिखाई देगा। दैट इज ट्रू फिनोमिना, रियल एसेंस, उसको ट्रू एसेंस कहते हैं, फिनोमिनल एसेंस कहेंगे उसको, ठीक है। अगर कोई किसी व्यक्ति से आप मिलने वाले हो और आप बता देते हो अपने फ्रेंड को कि मैं आज उससे मिलने जा रहा हूं, ठीक है, आपका फ्रेंड कहता है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है, तो आपके माइंड में उसके लिए एक प्रीसपोजिशन पहले से बन गया। उसके लिए आपके फ्रेंड ने आपके माइंड में एक थॉट पहले से बना दिया कि वो व्यक्ति अच्छा है या फिर वो बुरा है या फिर वो कैसा है, वो फ्रेंडली है या फिर रूड है, ठीक है, जैसा भी है आपके फ्रेंड ने आपके माइंड में पहले से ये चीज फिट कर दी है। तो इससे क्या होगा, इससे आप उस व्यक्ति को अपने नजरिए से नहीं जान पाओगे, यानी कि उसका जो रियल फिनोमिना है उसको आप नहीं जान पाओगे जैसा वो दिखता है। आपके माइंड में पहले से ही कुछ प्रीसपोजिशंस हैं, ठीक है, कुछ कैसे हैं, कुछ इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल, ठीक है, तो उन चीजों के बेस पे आप उसको सही से नहीं जान पाओगे। तो सही तरीका ये है जानने का कि आप अपनी बुद्धि लगाएं और अपने तरीके से आप उसको वो जैसा दिखाई देता है उसको वैसा ही आप समझें। दिस इज कॉल्ड फिनोमिनोलॉजिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। अब इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम किसी भी चीज की ऑब्जेक्टिव नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमें 2 स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। वो 2 स्टेप्स क्या होते हैं, एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। पहला है इपोखे, ठीक है, पहला है इपोखे और दूसरा है रिडक्शन। इपोखे में हम क्या करते हैं, रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। These do not refer to 2 stages but are simultaneous, ठीक है, यानी कि ये 2 स्टेजेस नहीं है बल्कि ये दोनों एक साथ चलती हैं, कैसे? इपोखे प्यूरिफाइज एक्सटर्नल प्रीसपोजिशंस, दैट इज नेचुरलिस्टिक बिलीफ, व्हाइल रिडक्शन प्यूरिफाइज कॉन्शियसनेस इंटरनली और साइकोलॉजिज्म। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज की अगर आपको ट्रू ऑब्जेक्टिव नॉलेज लेनी है तो उसमें आपको सारी जो एक्सटर्नल प्रीसपोजिशंस है उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि जो आपके नेचुरलिस्टिक बिलीफ्स हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल बिलीफ्स हैं उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा, और जो आपके कॉन्शियसनेस बिलीफ्स हैं, साइकोलॉजिकल जो बिलीफ्स हैं, इंटरनल बिलीफ्स, तो उनको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इपोखे है वो रिलेटेड है एक्सटर्नल बिलीफ से, एक्सटर्नल प्रीसपोजिशन से, जबकि इंटरनल प्रीसपोजिशन से रिलेटेड है कौन, रिडक्शन। इज इट क्लियर? अब आगे बात करते हैं, पोस्ट दीज 2 एफर्ट्स वी ग्रैस्प द ट्रू नेचर ऑफ बीइंग्स। और ऐसा हम 2 चीजों को अगर हम अप्लाई कर देते हैं किसी भी नॉलेज को गेन करने में, तो हमें क्या मिलता है, हमें चीजों का ट्रू नेचर मिलता है, फिर हम चीजों को ट्रूली समझ जाते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इपोखे में क्या करते हैं, ब्रैकेटाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग असाइड ऑल प्रीसपोज मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक थ्योरीज, यानी कि हमारे माइंड में जितनी भी हम साइंटिफिक या फिर मेटाफिजिकल थ्योरीज जानते हैं, किसके बारे में, एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में, उन सभी को हम साइड में रख देते हैं एक बार को, और अपने सेंस ऑर्गन से हम किसी भी चीज को उसका ट्रू एसेंस देखते हैं। बट दिस ब्रैकेटाइजेशन इज नॉट डिनायल ऑफ होल वर्ल्ड। लेकिन इस तरीके के जो ब्रैकेटाइजेशन है, इससे हम पूरे वर्ल्ड को डिनाई करने की कोशिश नहीं करते। इसको हम जो वर्ल्ड है उसको हम डिनाई नहीं करते, बट ओनली अ लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद इट। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका इन्वॉल्वमेंट हम उसको खत्म कर देते हैं, यानी कि वर्ल्ड का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हम खत्म कर देते हैं। इट मींस दैट परसेप्ट्स आर अलाउड टू एंटर विदाउट एनी प्रीकंसीव्ड नोशंस, यानी कि जो परसेप्ट्स होंगे, यानी कि जो परसीव्ड कॉन्सेप्शंस होंगे, वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियरली जाएंगे, प्योरली जाएंगे, बिना किसी प्रीकंसीव्ड नोशंस के, यानी कि बिना किसी पूर्व अवधारणा के, ठीक है, जैसे वो होंगे वैसे ही जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है रिडक्शन का मतलब होता है हियर वी लिबरेट आवर परसेप्ट्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे जो परसेप्ट्स हैं, जिन चीजों को हम देख रहे हैं, फिनोमेना को जो हम देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वो सभी प्रकार के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से फ्री होना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 चीजें होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ब्रैकेटिंग अलोज डज नॉट टेक अस टू एसेंस, इट डज नॉट as it does not purify consciousness, so another is reduction for this purpose। तो यानी कि जब हम सिर्फ ब्रैकेटाइजेशन से ट्रू एसेंस तक नहीं पहुंच पाते चीजों के लिए, तो हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, रिडक्शन की जरूरत पड़ती है। और रिडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं,
ठीक है, 3 तरीके का रिडक्शन होता है जिसमें हम साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस को क्या करते हैं, बिल्कुल प्यूरिफाई करते हैं, और उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। वो 3 स्टेप्स कौन से होते हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, पहला है फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन, पहला है आपका फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन, और दूसरा है आपका एडिटिक रिडक्शन, थर्ड है ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन, जिनको हम एक एक करके समझते हैं। फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन का मतलब है refers to elimination of mental states like moods, feelings, happiness, etc. These mental states prevent consciousness from functioning in its purity. यानी कि हम जब किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, तो जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, कोई भी नई चीज है, उस टाइम हमारा कुछ तो मूड होता है, ठीक है, कुछ तो फीलिंग हमारे माइंड में होती है, कुछ हैप्पीनेस होती है या फिर सैडनेस होती है। हम जिस चीज को जैसा, जब हम देखते हैं किसी भी चीज को, हमारा मूड उस टाइम पे जैसा होता है, हम उसको वैसे ही देखते हैं। ठीक है, अगर कोई छोटा बच्चा है, उसने कुछ गलती कर दी है, अगर हमारा मूड अच्छा है तो हम सोचते हैं बच्चा ही तो है, गलती कर दी तो क्या हो गया, बच्चे तो गलती करते हैं, बड़े बड़े तक गलती करते हैं, वो तो बच्चा है। ठीक है, अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उससे इरिटेट हो जाएंगे, हम उससे गुस्सा हो जाएंगे, हम उसको डांट देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने मूड, अपनी फीलिंग्स, अपनी हैप्पीनेस, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हमारी मेंटल स्टेट्स हैं, उनको हम अवॉइड करें जब हम किसी भी चीज को देखें, ताकि हम उसके ट्रू एसेंस तक पहुंच सके। ठीक है, अपने मूड का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़ने दें। दैट इज कॉल्ड फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन। नेक्स्ट, ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इवन इफ द कॉन्शियसनेस is made free from phenomenological beliefs, the process of reduction is still incomplete. इसके बाद भी ये जो प्रोसेस है ये इनकम्प्लीट रहती है जब तक हम ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन नहीं लगाते। अब ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन कैसे लगाते हैं, बिकॉज हेयर कॉन्शियसनेस इज इन द स्टेट ऑफ सब्जेक्टिव इनवॉर्डनेस, क्योंकि अभी भी हमारी जो सब्जेक्टिविटी है वो काम कर रही होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हमारे खुद के पर्सनल थिंकिंग जो है उस चीज पे काम करती है। दिस विल लुक मेरली एज सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें अपनी सब्जेक्टिविटी लगाएंगे। ठीक है, द सर्च फॉर द रियल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल इन दिस फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस तरीके की जो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें हम किसी भी चीज का रियल नेचर नहीं जान पाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज के रियल नेचर को नहीं जान पाएंगे। फॉर दिस वी हैव टू ब्रिंग इनटू लाइट द ऑब्जेक्टिफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको ऑब्जेक्टिफाई करना पड़ेगा, अपनी जो सब्जेक्टिविटी है उसको निकाल के अलग करना पड़ेगा। दिस इज डन इन ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन, और यही होता है ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हसल दिस कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट रियलिटी। सॉरी, अब जो हजरल है वो ये कहता है कि इस तरीके की जो कॉन्शियसनेस है वही अपने आप में अल्टीमेट रियलिटी होती है। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है कि जब आप किसी भी चीज को समझें और अपनी सब्जेक्टिविटी को साइड में रख दें, तो इसलिए इनकी जो थ्योरी है इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है। जो आपके एम्पिरिसिस्ट हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है, और जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज किया है, जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन का मतलब होता है अपनी सब्जेक्टिविटी को साइड में रख के ऑब्जेक्टिफाइड कॉन्शियसनेस को लेके आना, जिससे कि हम किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिवली जान सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडिटिक रिडक्शन। एडिटिक रिडक्शन में क्या होता है, एडिटिक रिडक्शन में द ऑब्जेक्ट परसीव्ड इन द कॉन्शियसनेस मस्ट बी मेड फ्री फ्रॉम एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि हर चीज में कुछ एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने जो पहना है ये एक ब्लेजर है, और उस ब्लेजर का कुछ साइज और कुछ कलर है, इसका साइज और जो कलर है वो इसका एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, बट बीइंग ब्लेजर इज इट्स एसेंशियल क्वालिटी। ठीक है ना, इसकी एसेंशियल क्वालिटी ये है कि ये ब्लेजर है, आपने ये कहा ये ब्लेजर है, लेकिन इस ब्लेजर का कोई कलर है और कोई साइज है, कुछ शेप है, कुछ डिजाइन है, वो सारी चीजें क्या हैं, वो सिर्फ इसकी एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो कि चेंज होती रहती हैं चीजों में। लेकिन इसका ब्लेजर होना तो चेंज नहीं होगा, सारे ब्लेजर ऐसे ही होंगे, तभी आपने इसको ब्लेजर बोला। यानी कि कॉमन जो चीज है वो क्या है, ब्लेजरनेस है, जो कि सारे ब्लेजर्स में होती है, इसकी वजह से हम इसको ब्लेजर बोलते हैं। लेकिन हर ब्लेजर का कलर, साइज, शेप, डिजाइन एक जैसा नहीं होता, तो कलर, साइज, शेप, डिजाइन जो है वो क्या है, वो उसके एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हमें किसी के ट्रू एसेंस को जानना है तो हमें उसके एसेंशियल क्वालिटी को जानना पड़ेगा, बीइंग ब्लेजरनेस। हमें उसकी एक्सीडेंटल को नहीं देखना है। अगर हम एक्सीडेंटल को देखेंगे तब तो हम ये बोल देंगे नहीं, हम जिस ब्लेजर को जानते हैं वो तो ब्लैक है, लेकिन ये तो ब्राउन है, तो इसका मतलब ये ब्लेजर नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसके एसेंशियल क्वालिटी को देखेंगे तो हम
क्या होगा, हम उस चीज को रियल में पहचान पाएंगे कि क्या है, ये ब्लेजर ही है, ये जैसे चाहे कलर का हो, ये ब्लेजर ही रहेगा। क्लियर? एडिटिक रिडक्शन इज अ टेक्निक in the study of essence in phenomenology whose goal is to identify the basic components of phenomena। ठीक है, और एडिटिक में हम यही करते हैं, हर चीज का बेसिक कंपोनेंट देखते हैं, यानी कि उसकी एसेंशियल क्वालिटी देखते हैं, एक्सीडेंटल क्वालिटी नहीं देखते हैं। द पर्पस ऑफ एडिटिक रिडक्शन इज टू ब्रैकेट एंड डिस्कार्ड एनी कंसिडरेशन रिगार्डिंग द कंटिंजेंट और एक्सीडेंटल नेचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ एसेंशियल नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड एक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, और एडिटिक रिडक्शन में हम यही करते हैं कि जितने भी चीज की जो एसेंशियल क्वालिटीज है उन पे फोकस करते हैं, और जो एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम साइड में रखते हैं। ठीक है, दिस फोकसेस ऑन एसेंस इज कॉल्ड बाय हजरल एज इंट्यूशन, और इस तरीके के जो एसेंस है उसको वो इंट्यूशन बोलता है। कौन? हुसरल। नेक्स्ट, एसेंसेस शो देमसेल्व्स नॉट टू सेंसरी इंट्यूशन बट टू एडिटिक इंट्यूशन। अब इस तरीके से के जो एसेंस होते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? इंट्यूशन से। लेकिन कौन सी इंट्यूशन से? एडिटिक इंट्यूशन से, ना कि सेंसरी इंट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा हजरल बोलता है। अब बात करते हैं एसेंस की। एसेंस क्या होता है? अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे एसेंस क्या है। एसेंस वो है जिसमें हम चीज को फिनोमिनोलॉजिकली हम उसको क्या करते हैं? परसीव करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल प्रीसपोजिशन। क्लियर? आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इपोक एंड रिडक्शन प्योर फिनोमिनन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, जब हम इपोके और रिडक्शन दोनों लगा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? तब हमें प्योर फिनोमिनन मिलता है। ठीक है, दिस इज द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल मेथड, और यही फिनोमिनोलॉजिकल मेथड का कल्मिनेशन पॉइंट होता है, यही इसका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। प्योर फिनोमिना कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस, और जो प्योर फिनोमिना है उसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वही अल्टीमेट रियलिटी है अपने आप में। ठीक है, प्योर फिनोमिना आर द एसेंस ऑफ थिंग्स, और ये जो प्योर फिनोमिना होते हैं ये क्या होते हैं? चीजों के एसेंस होते हैं जिसके थ्रू हम उन चीजों की रियलिटी को समझते हैं। दिस एसेंस इज आइडिया इन प्लेटोनिक सेंस बट नॉट इन कंप्लीट सेंस। अब इस एसेंस को हम प्लेटोनिक सेंस में आइडिया बोलते हैं, बल्कि कंप्लीट सेंस में नहीं, बल्कि प्लेटोनिक सेंस में। ठीक है, दे आर नीदर इन थॉट नॉर इंडिपेंडेंट, ना तो इनको हम थॉट बोलते हैं ना ही ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट, ना ही ये थॉट से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेटोज आइडियाज आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट बट एसेंस कैन नॉट बी नोन विदाउट बीइंग रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस। यानी कि प्लेटो के जो आइडियाज हैं वो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है। कहां से? थॉट से। आप उनके बारे में सोचो या नहीं सोचो, वो जो है वो है, उनको आपके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जो हजरल के जो एसेंस का कॉन्सेप्ट है वो बिना जाने नहीं कंसीव किया सकता है, क्योंकि हम उसको कॉन्शियसनेस में समझते हैं, जानते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? तभी हम उसको रियलिटी बोलते हैं। इसी को हम फिनोमिना बोलते हैं। फिनोमिनन दैट अपीयर्स, यानी कि अपीयर तो हमें अपने कॉन्शियसनेस से ही होगा ना। जब तक हम उसको अपनी कॉन्शियसनेस से अपीयर नहीं करेंगे तब तक वो फिनोमिना है ही नहीं। लेकिन प्लेटो के जो आइडियाज हैं उनको अपीयर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो जो रियलिटी है वो है, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में रहते हैं। आप उनको चाहे मानो या नहीं मानो, वो रियलिटी है, ऐसा प्लेटो कहता है। ठीक है, दे आर कोरिलेट ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन जो एसेंस है वो क्या है? वो कॉन्शियसनेस से कोरिलेट करते हैं। आपकी जैसी कॉन्शियसनेस होगी वैसे ही आपको वो दिखाई देते हैं। क्लियर? दिस एसेंस इज प्योर फिनोमिना। अब ये जो एसेंस है वो कैसा है? वो प्योर फिनोमिना है, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए प्रायरी मेथड, और इसको हम ए प्रायरी मेथड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन नॉट बी नोन बाय सेंस और बाय रीजन, ना तो इसको हम सेंसेस से और ना ही रीजन से हम इसको समझते हैं। एसेंसेस आर नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस, क्योंकि जो एसेंसेस हैं उनमें अगर आप अपना सेंस एक्सपीरियंस लगाओगे तो वहां पे सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, और ये तो कहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, एडिटिक इंट्यूशन। ठीक है ना, दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ रीजनिंग, डिडक्शन और इंडक्शन। रीजनिंग डिडक्शन और डिडक्शन, ना ही आप इसको डिडक्शन से, रीजनिंग डिडक्शन से, ना ही आप इसको डिडक्शन से समझ सकते हो, क्योंकि उसमें फिर आप लॉजिक लगा दोगे, इसमें आपकी सब्जेक्टिविटी काम कर जाएगी। दे आर रेदर परसीव्ड बाय कॉन्शियसनेस, उनको सिर्फ हम अपनी कॉन्शियसनेस से परसीव कर सकते हैं। दे आर डायरेक्टली गिवन इन कॉन्शियसनेस, उनको हम सीधा कॉन्शियसनेस से समझते हैं। ठीक है, दिस मोड ऑफ इंट्यूशन इज एडिटिक इंट्यूशन, जैसा कि हुजरत पहले कह चुका है। सिंस एक्सपीरियंस कैन लीड टू द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, से ट्री ऑब्जेक्ट, बट एसेंस ऑफ द ट्री इज डायरेक्टली ग्रास्प्ड बाय एडिटिक इंट्यूशन। अब जो ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एडिटिक इंट्यूशन से डायरेक्टली परसीव कर लेते हैं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं फिनोमिनोलॉजिकली रिड्यूस प्योर फिनोमिना। वो क्या होता है, यानी कि जिसमें हम ऐसा फिनोमिना जिसमें इपोके और रिडक्शन दोनों लगा देते हैं, तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है हमारे पास फिनोमिनोलॉजिकली रिड्यूस प्योर फिनोमिना बचते हैं, जो कि अपने आप में ट्रू एसेंसेस होते हैं। ठीक है। आफ्टर द स्टेजेस ऑफ इपोके एंड रिडक्शन वी आर लेफ्ट विद प्योर कॉन्शियसनेस। हमारे पास प्योर कॉन्शियसनेस बचती है विच इज हजरल, जैसा कि हजरल कहता है इज ऑलवेज इंटेंशनल, जो कि अपने आप में क्या होता है, इंटेंशनल होता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन, जो भी बचा हुआ है एज अ कॉन्शियसनेस इज प्योर फिनोमिना। अब हमारी कॉन्शियसनेस में जो कुछ भी बचा है वो क्या है, वो अपने आप में प्योर फिनोमिना है। प्योर फिनोमिना आर द फाइनल रेसिड्यू, और अपने आप में ये फाइनल रेसिड्यू है। इट इज दैट विच इज बेसिस ऑफ ऑल नॉलेज, यानी कि सभी प्रकार की नॉलेज का जो बेसिक है, जो आधार है, वो प्योर फिनोमिना ही है। क्लियर। नेक्स्ट, थियरी ऑफ इंटेंशनैलिटी। अब हम थियरी ऑफ इंटेंशनैलिटी को समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका जो 2019 का जो मेंस का एग्जाम था उस पे जो क्वेश्चन आया था वो भी आपकी थियरी ऑफ इंटेंशनैलिटी से ही रिलेटेड था। ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इंटेंशनैलिटी प्राइमरीली मींस अपीयर्स टू, यानी कि इंटेंशनैलिटी जो है उसका मतलब है अपीयर्स टू, की जैसा आपको दिखाई देता है, डायरेक्टेड टू, की जैसा आपको दिखाई देता है, जैसा आप समझते हो, रिलेटेड टू, जिसका जिससे संबंध है। ठीक है। इंटेंशनैलिटी मींस दैट कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग। फॉर एग्जांपल, नोइंग ऑलवेज मींस नोइंग समथिंग, यानी कि कोई भी कॉन्शियसनेस है जब भी वो किसी भी चीज के तरफ डायरेक्टेड होगी तो किसी चीज के लिए डायरेक्टेड होगी। ठीक है। अगर आप बोलते हो कि मैं जानता हूं तो कुछ जानते हो, अगर आप कहते हो कि मैं खाता हूं तो कुछ खाते हो, अगर आप ये कहते हो मैं पीता हूं तो कुछ पीते हो, अगर आप बैठे हो तो किसी चीज के ऊपर बैठे हो, अगर आप कहते हो मैं पढ़ाता हूं तो कुछ तो पढ़ाते हो ना। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि नोइंग मीन्स नोइंग समथिंग। कॉन्शियसनेस इज इंटेंशनल मीन्स एवरी एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, तो जो कॉन्शियसनेस होती है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के बारे में होती है, जिसके बारे में होती है वो अपने आप में क्या है, वो फिनोमिना है। ठीक है। आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग इज थिंकिंग अबाउट सम ऑब्जेक्ट, डिजायरिंग मीन्स डिजायरिंग ऑफ सम ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि किसी चीज के बारे में सोचने का मतलब यह है किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज की इच्छा रखने का मतलब है किसी चीज की इच्छा रखना। ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस इज नॉट पॉसिबल, और किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये कहते हो मैं जानता हूं, तो आप कुछ ना कुछ तो जानते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता हूं लेकिन जानता हूं। आप जानते हो इसका मतलब ये है किसी चीज के बारे में जानते हो। ठीक है। हाउएवर द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस नीड नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, हालांकि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जिस्ट करे। हसल सेज दैट द ऑब्जेक्ट टू विच द कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टेड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होती है उसके लिए जो कॉन्शियसनेस होती है हमेशा वो डायरेक्ट करती है। इट डज नॉट मीन द ऑब्जेक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी हम क्या होता है कि कभी कभी हम सपने भी देखते हैं, सपने में देखते हैं कि हमने ऐसा किया था, उसके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है ना। लेकिन सोच तो अभी भी रहे हो ना, हो सकता है आप सपने के बारे में ही सोच रहे हो, रियलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे सोचने का टॉपिक तो है ना, सोचने का एक्ट तो हो ही रहा है ना। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो वो चीज भी मौजूद है, वो आपके सपने की चीज है, भले रियलिटी की चीज नहीं है लेकिन चीज तो है ना। इट मीन्स द इंटेंशनलिटी इज डिस्क्रिप्शन डिपेंडेंट नॉट एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट, यानी कि जो आपका इंटेंशनलिटी है वो क्या है, वो डिस्क्रिप्शन है किसका, डिपेंडेंट का। ये जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टेंट जो है वो डिपेंडेंट हो। इसका मतलब ये है कि जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो उसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। ठीक है। हो सकता है आप कोई सपने की चीज सोच रहे हो सकता है आप कल्पना कर रहे हो। अगर आप कल्पना कर रहे हो तब भी आपके जो एक्ट ऑफ थिंकिंग है वो तो चल ही रहा है ना, और आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो वो चीज भी वहां पे मौजूद है, कहां पे, आपके माइंड में। हो सकता है वो रियल वर्ल्ड में नहीं हो। ठीक है। तो एग्जिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। One may think about golden mountain, but any such golden mountain does not exist in reality. यानी कि अगर आप गोल्डन माउंटेन के बारे में सोचते हो तो सोचने के लिए तो आप आजाद हो, आप जो एक्ट कर रहे हो सोचने का वो भी मौजूद है, और जो गोल्डन माउंटेन है वो भी मौजूद है। कहाँ, आपकी थिंकिंग में तो मौजूद है ही है, भले रियलिटी में नहीं है। ठीक है। लेकिन हो सकता है वो रियलिटी में नहीं हो लेकिन आपकी थिंकिंग तो हो ही रही है ना। दो चीजें तो वहां पे हैं, एक तो एक्ट ऑफ थिंकिंग और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग क्या है, गोल्डन माउंटेन, और एक्ट ऑफ थिंकिंग क्या है, आपका थिंकिंग। क्लियर। तो इस तरीके से जो
थियरी ऑफ इंटेंशनैलिटी है वो ये कहती है कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एक्ट ऑफ थिंकिंग और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग। जहां पे ये दोनों चीजें होंगी वहां पे क्या होगी, इंटेंशनैलिटी होगी। अब जब इंटेंशनैलिटी होगी तो हम उस चीज के बारे में सोचेंगे, उसके फिनोमिनल रियलिटी के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमें ट्रू नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, इट इज ओनली इन द कनेक्शन दैट हजरल मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉसिस एंड नोएमा। यानी कि अब क्या होता है, अब जो हजरल है वो क्या करता है, वो एक डिस्टिंक्शन देता है। डिस्टिंक्शन यानी कि अंतर बिठाता है किसके बीच में, नोसिस और नोएमा। नोसिस और नोएमा क्या होता है, इनको हम एक बार समझते हैं। हे नोमा मीन्स समथिंग थॉट विच नोसिस द एक्ट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, यानी कि नोसिस का मतलब है जो एक्ट ऑफ थिंकिंग यानी कि सोचने का काम, लेकिन नोएमा का मतलब है जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या है, नोएमा है। हजरल फर्दर एट दैट इट इज द नोएटिक एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स नोएमा। यानी कि जो नोसिस है वो क्या है, वो एक्ट है, और नोएमा जो है वो क्या होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, फॉर हजरल इंटेंशनैलिटी डिपेंड्स ऑन नोसिस एंड नोएमा। ठीक है, अब जो हजरल है उसके लिए इंटेंशनलिटी क्या थी कि एक तो आपका एक्ट ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग होना चाहिए जिसके बारे में आप वो थिंकिंग का एक्ट कर रहे हो। दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि नोसिस और नोएमा, उसको उसने नाम दिया है। क्लियर है। टू हजरल इंटेंशनलिटी इज मेड पॉसिबल बाय टू रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ नोसिस एंड नोएमा। और इसीलिए उसने ये कहा है कि जो इंटेंशनलिटी है वो क्या है, वो टू रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोसिस और नोएमा। क्लियर। आगे, therefore the adequacy of phenomenological description of a perceptual experience should be independent of whether for the experience under investigation there is an object in it represents or not। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो चीज जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में तो वो भी अपने आप में इंटेंशनलिटी में आ जाएगा। ठीक है, ईदर वे देयर विल एटलीस्ट बी अ परसेप्चुअल कंटेंट, यानी कि दोनों ही तरीके से हमारे पास एक परसेप्चुअल कंटेंट होगा जिसको हम परसीव कर रहे होंगे। हो सकता है नॉट इन द रियल वर्ल्ड बट इन आवर मेंटल वर्ल्ड। ठीक है, इट इज दिस कंटेंट दैट हजरल कॉल्स द परसेप्चुअल नोमा, जिसको वो परसेप्चुअल नोमा बोलता है। Thanks to its norma, even a hallucination is an intentional act। अब वो ये कहता है कि जो hallucination है, ठीक है, यानी कि अगर आपको सिर्फ कल्पना हो रही है, अगर आपको सिर्फ भ्रम हो रहा है, तो वो भी अपने आप में एक इंटेंशनल एक्ट है। क्योंकि अगर आपका जो भ्रम है, तो भ्रम क्या है, आपका एक एक्ट है, और जिस चीज का भ्रम है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ भ्रम है। ठीक है ना, यानी कि नोसिस भी है और नोएमा भी है। जहां पे नोसिस और नोएमा दोनों होंगे वो क्या होगा, वो आपका इंटेंशनलिटी हो जाएगा। ठीक है, वो आपका इंटेंशनलिटी हो जाएगा। हेलुसिनेशन इज एन इंटेंशनल एक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो हेलुसिनेशन है वो भी अपने आप में इंटेंशनल एक्ट हो जाएगा, जो कि 2019 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कैन हेलुसिनेशन बी रिगार्डेड एज एन इंटेंशनल एक्ट अकॉर्डिंग टू हजरल। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एन एक्सपीरियंस एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सपीरियंस की बात करते हैं। Phenomenological description is concerned with those aspects of noema that remains the same irrespective of whether the experience in question is veridictal or not। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम hallucination भी करते हैं, यानी कि अगर हम कुछ भ्रम भी पाल लेते हैं, तो उस भ्रम में हम जो भ्रम है वो क्या है, हमारा एक्ट ऑफ थॉट है, और उस भ्रम में जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट है। यानी कि नोसिस और नोएमा दोनों चीजें हैं। जब नोसिस और नोएमा दोनों चीजें हैं तो उसको क्या बोलता है हजरत, तो उसको एक्ट ऑफ इंटेंशनलिटी वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको वो कंसिडर कर लेता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या नहीं मानेंगे, एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं मानेंगे। ठीक है, एक्ट ऑफ इंटेंशनलिटी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं आप कह सकते। क्लियर। इवैल्यूएशन, अब इसकी जो थियरी थी फिनोमिनोलॉजिज्म और फिनोमिनोलॉजी, जो इसका मेथड था, इसको हम अब इवेल्युएट करेंगे। अब इस पे क्या होगा, इस पे बहुत तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बौछार हो जाएगी। लोग इसको तरह तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, और वो लोग कौन है, कुछ ह्यूम, कांट और बर्कले, उसके बाद में हीडेगर हो गए, जो कि आपके हीडेगर कौन है, आपका एग्जिस्टेंशियलिस्ट है।
कांट, बर्कले, ह्यूम, ये सब कौन है? ये सब आपके एम्पिरिसिस्ट हैं, ठीक है। हालांकि जो कांट है वो तो फिनोमिनोलॉजिस्ट है। आगे बात करते हैं किस तरीके से इसका इवैल्यूएशन करेंगे। फिनोमिनोलॉजी लैंड्स अस इन अ मेथोडोलॉजिकल डायलेमा, यानी कि जो फिनोमिनोलॉजी है वो हमें क्या करती है? मेथोडोलॉजिकल डिलेमा में फेंक देती है, यानी कि हमें जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें, ठीक है। इफ ऑन द वन हैंड, एक तरफ ये कहता है कि जो फिनोमिनलिस्ट है लीव द नेचुरल एटीट्यूड एंड ब्रैकेट्स इट्स करस्पॉन्डिंग एग्जिस्टेंस बिलीव ही कैन नॉट एट द सेम टाइम परफॉर्म द परसेप्चुअल एक्सपीरियंस ही विशेस टू इन्वेस्टिगेट। एक तरफ आप ये कहते हो कि अपना जो आपको नेचुरलिस्टिक एटीट्यूड है उसको साइड में रख दो, और दूसरी तरफ ये कहता है कि नेचुरलिस्टिक एटीट्यूड को साइड में रख के आप किसी भी चीज को क्या करो? उसको परसीव करो या फिर इन्वेस्टिगेट करो। अब भाई एक बार बताओ, अगर मैं अपने इन्वेस्टिगेशन के एटीट्यूड को एक साइड में रख दूंगा तो फिर मैं इन्वेस्टिगेट कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमें दुविधा में डाल देते हैं कि अब हम क्या करें, ठीक है। सम फिनोमिनोलॉजिस्ट लाइक हीडेगर सार्त्र हैज रिजेक्टेड द मेथड ऑफ इपोके, यानी कि कुछ फिनोमिनोलॉजिस्ट हैं वो इपोके को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये जो हीडेगर और सार्त्र हैं ये कौन है? ये एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं और ये अस्तित्व को पहले लेके आते हैं, यानी कि आपके एग्जिस्टेंस को पहले लेके आते हैं। और अगर आप इपोखे लगाते हैं, इपोखे में क्या करते हैं? आप अपने एग्जिस्टेंस को साइड में रख देते हैं। अगर आप अपने एग्जिस्टेंस को साइड में रख देंगे, यानी कि अपने आप को ही साइड में रख देंगे, तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन किस चीज का करेंगे? इसी बात पे कौन ये क्वेश्चन उठाते हैं? हीडेगर और सार्त्र, ठीक है। दे मेंटेन दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रैकेट एवरीथिंग, ये कहते हैं हर चीज को हम ब्रैकेट नहीं कर सकते, हर चीज को हम साइड में नहीं रख सकते। एटलीस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन कैन नॉट बी ब्रैकेटेड, यानी कि इंसान का जो एग्जिस्टेंस है उसको तो हम साइड में नहीं रख सकते, ठीक है। कम से कम वो एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो किसी भी तरीके के जो इन्वेस्टिगेशन है वहां तक पहुंच पाएगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव देयर एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, जो ह्यूमन बींग्स है उनका वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट द वर्ल्ड इन ब्रैकेट्स, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी दुनिया को ही ब्रैकेट कर दो, यानी कि पूरी दुनिया को ही क्या कर दो? आप नकार दो, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। दे सेड दैट द एम ऑफ फिनोमिनोलॉजी should be the study of phenomena rather than their essences, तो वो ये कहता है कि जो एम ऑफ फिनोमिनोलॉजी है वो क्या होना चाहिए? वो फिनोमिना की स्टडी करना होना चाहिए, ना कि एसेंसेस की, ठीक है। एसेंसेस की तो वो स्टडी कर ही नहीं सकते अगर वो इपोखे और रिडक्शन लगा देते हैं। इपोखे लगा देंगे तो हम अपने आप को ही क्या कर देते हैं? ट्रांसेंड कर देते हैं। अगर हम अपने आप को ही एक साइड में कर दिया तो फिर उसकी स्टडी करेगा कौन? क्लियर है। नेक्स्ट, इफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स वर ब्रैकेटाइज्ड देन इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को ब्रैकेटाइज कर देंगे, यानी कि उसको हम नकार देंगे, तो क्या होगा? जो चीजें हैं उनका हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें, उनका एक्सपीरियंस हम ले कैसे पाएंगे? जब चीजें ही नहीं है तो उनका हम एक्सपीरियंस कहां से लेंगे? ठीक है। एब्सोल्यूट प्रीसपोजिशनलेस इज एन आइडिया दैट कैन नेवर बी अचीव्ड आइडियल, ठीक है। ये जो एब्सोल्यूट प्रीसपोजिशनलेस है एक ऐसा आइडिया है जिसको हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। पूर्णता को तो ये प्राप्त हो ही नहीं सकता। अय्यर एंड टेलर कमेंटेड दैट एक्सपीरियंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट सम प्रीसपोजिशन। अय्यर और टेलर भी इस बात पे कमेंट करते हैं कि जो एक्सपीरियंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट सम प्रीसपोजिशन, यानी कि बिना किसी प्रीसपोजिशन के एक्सपीरियंस तो हम कर ही नहीं सकते। अगर आपको जब तक कलर्स की नॉलेज नहीं है तब तक आप इस चीज को देख के भी नहीं बता पाओगे कि इसका कलर कौन सा है। Clear? To Taylor, after all type of reduction, there is no possibility of returning back. अगर हम हर तरीके का रिडक्शन लगा देंगे तो फिर पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम वापस भी आ पाए, ठीक है। हम किसी भी चीज को ढूंढने गए और हमने वहां पे अपने आप को ही खो दिया। जब हमने अपने आप को ही खो दिया तो फिर वापस कैसे आओगे? क्लियर? इफ वी हैव टू स्टडी द फिनोमिना वी नीड टू स्टडी द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर हमें किसी भी फिनोमिना को स्टडी करना है तो हमें किसी भी जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको स्टडी करना पड़ेगा, ना कि हमें हर चीज में इपोखे और रिडक्शन लगाना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, Husserl loves for essences has been criticized by all the empiricist philosophers, ठीक है। एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर्स कौन है? लॉक, बर्कले और ह्यूम। और हजरल का जो एसेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इन सभी ने क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है। ऑन द अदर हैंड, अय्यर सेज दैट दो हजरल्स ऑब्जेक्टिव टू सर्च अ प्रीसपोजिशनलेस मेथड इज लॉडेबल, हालांकि ये काफी काबिल तारीफ है, बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिजेक्ट ऑल प्रीसपोजिशंस और प्रपोजिशंस एट वन टाइम, ठीक है। यानी कि ये
बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप कोई ऐसा मेथड फाउंड कर लो जिसमें किसी भी प्रकार का प्री सपोजिशंस नहीं हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा अय्यर कहते हैं, एजे अय्यर ऐसा कहता है। ठीक है, जो कि अपने आप में कौन है? एजे अय्यर कौन था? फिनोमिनोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, presuppositionless philosophy is only an ideal speculation useless in nature without axioms no formula is possible। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर हम बात करते हैं presuppositionless philosophy की, तो ये सिर्फ एक आइडियल स्पेकुलेशन है और ये कैसा है? यूजलेस, इसका कोई काम भी नहीं है इन नेचर, नेचर में। विदाउट एक्सियम्स नो फॉर्मूला इज पॉसिबल। अगर हमारे पास एक्सियम्स ही नहीं होंगे तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? क्लियर है? इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं। अगर हम बात करते हैं बॉल की और हम ये कहते हैं कि सभी प्रकार के इपोखे और रिडक्शन लगा दो। ठीक है, इपोखे का मतलब ये है कि अपने जितने भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के आपके एक्सपीरियंसेस हैं पहले के, उनको आप साइड में रख दो और मेंटल जो आपके जो एक्ट हैं, ठीक है ना, यानी कि मेंटल जो स्टेट्स हैं उनको भी आप साइड में रख दो, यानी कि रिडक्शन भी लगा दो। फिर बताओ कि ये बॉल क्या है। ठीक है, अगर हमने बॉल में से उसकी शेप को हटा दिया, उसके राउंडनेस को हटा दिया, उसके कलर को हटा दिया, उसकी रबर को अलग कर दिया, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? कुछ भी तो नहीं बचेगा बताने के लिए, क्योंकि उसकी राउंडनेस, उसकी शेप, उसके कलर, उसके डिजाइन, उसके बाउंसीनेस की वजह से ही तो हम उसको बॉल बोल रहे हैं। अगर उसके आप ये सारी एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज को हटा देंगे, एडिटिव रिडक्शन लगा देंगे, सब्जेक्टिविटी को हटा देंगे, तो फिर आप उसको बॉल कैसे बोल पाएंगे? तो फिर आपके पास बचेगा ही क्या? कुछ भी तो नहीं बचेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सेशन। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है, कैन हैलुसिनेशन बी रिगार्डेड एज इंटेंशनल एक्ट बाय हजरल? एक्सप्लेन। 2019 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। आंसर क्या होगा? यस या नो? अभी अभी मैंने बताया था, हैलुसिनेशन कैन बी रिगार्डेड एज एन इंटेंशनल एक्ट बाय हजरल। यस, आंसर होगा यस। क्यों? हैलुसिनेशन में भी हम किसी न किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। अब हमारे पास दोनों चीजें, नोएसिस भी है और नोएमा भी है। नोएसिस का मतलब होता है एक्ट ऑफ थिंकिंग, नोएमा यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अब हमारे पास एक्ट ऑफ थिंकिंग भी है और ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग भी है। इसका मतलब हैलुसिनेशन को हम रिगार्ड कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये एक इंटेंशनल एक्ट है। क्लियर? ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इपोखे? इपोखे का मतलब क्या होता है? इपोखे का मतलब है कि जितने भी नेचुरलिस्टिक साइंस के या फिर आपके जो मेटाफिजिकल साइंसेस के बारे में आपने जितना कुछ भी पढ़ा है, जो भी आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉलेज है, उस सभी नॉलेज को आप एक साइड में रख दो। उसके बाद में किसी भी चीज के बारे में आप उसका फिनोमिनल स्टडी करो। ठीक है, हाउ डज हीडेगर रिजेक्ट दिस मेथड ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन? अब हीडेगर इसको कैसे रिजेक्ट करता है? हीडेगर इसलिए रिजेक्ट करता है क्योंकि हीडेगर कौन है? अपने आप में एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट है। और इपोखे में हम क्या करते हैं? इपोखे में हम जो भी फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल जो हमारी नॉलेज है, उसको हम साइड में रख देते हैं। यानी कि जो एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है चीजों का, उसको हम साइड में रख देंगे। अगर हम फिजिकल एग्जिस्टेंस को ही साइड में रख देंगे तो फिर अगर हम फिर तो हमें अपने आप को भी साइड में रखना पड़ेगा। जब हम अपने आप को ही साइड में रख देंगे तो फिर हम स्टडी किस चीज की करेंगे? स्टडी किसी भी चीज के करेगा कौन? ठीक है ना, इसलिए जो हीडेगर है वो इस चीज को रिजेक्ट करता है। एक्सप्लेन हीडेगर्स कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड एज अपोज्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल ईगो। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे, ये वाला जो आपका बाकी बचा हुआ जो है बीइंग इन द वर्ल्ड, इसको हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म में। फिर आपको ये जरा अच्छे से समझ में आएगा। 2018 में आपको 20 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें आपको इन्होंने क्या किया है? फिनोमिनोलॉजिज्म और दूसरा आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म, दोनों को जोड़ दिया है। 20 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हजरल्स रीजन फॉर एडवोकेटिंग फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? 10 नंबर का क्वेश्चन आया 2017 में, जो कि मैंने आपको इस क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था। जो हजरल है वो ये कहता है कि हमारी जो नॉलेज होती है वो पॉल्यूट हो जाती है, उसमें कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। उन एक्सटर्नल और इंटरनल पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए ही हमें एक मेथड लगाना पड़ता है जिसको हम फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं, और जिसमें हम इपोखे और रिडक्शन लगाते हैं, जिससे कि हमें किसी भी चीज का ट्रू एसेंस मिलता है। ठीक है, तो यही है उसका रीजन जिसकी वजह से वो फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन की बात करता है। क्लियर? 2017 में 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हजरल्स नोशन ऑफ ब्रैकेटिंग। इपोखे को ये ब्रैकेटिंग बोलते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट्स को आउट करते हैं और उसके बाद में हम किसी भी चीज को समझते हैं। 2015 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेटिंग इन हजरल्स फिनोमिनोलॉजी। अब हजरल की फिनोमिनोलॉजी में
जो ब्रैकेटिंग है यानी कि इपोक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी चीज के जो उसका रियल एसेंस है, ठीक है, जो रियल एसेंस है, फिनोमिनोलॉजिकल एसेंस है, उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट्स है उनको हमें निकालना पड़ेगा। यही उसका सिग्निफिकेंस है, यही उसका महत्व है। किसका? ब्रैकेटिंग का या फिर इपोके का। ये 2014 में 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आया था। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर समझा देंगे। आई होप आई हैव गिवन द सॉल्यूशन टू द ऑल क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन वेल। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड तो आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें नीचे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी टॉपिक पढ़ना है जो आपको समझ में नहीं आया है तो उसको भी आप सजेशन दे सकते हैं कि सर ये वाला पढ़ा दीजिए। वैसे मैंने मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी के टॉपिक्स हैं वो कवर कर दिए हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका मार्टिन हीडेगर, जो कि आपका एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, ठीक है। तो if you have any doubt, if you have any concern regarding this class or any classes of philosophy, any topic of the philosophy optional for UPSC or any state PSC exam, you can write down in the comment box or you can contact me directly on my WhatsApp number which is given in the description box. Okay, if you want to download the free notes of in PDF form of philosophy optional, you can download from my website, that is www.darshanies.com. Clear? I hope this lesson was fruitful for you. Thank you. Thank you so much for joining my class. Have a good day. If you like this session, please hit the like button and subscribe my channel so that you can get the notification of my next videos and next sessions. Thank you so much for joining my class. Thank you. Have a good day. Good luck.